हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जीओसी के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट है लेक्चर का। इसके पहले हमने टीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड पार्ट 1 डिस्कस किया था जनरल ऑर्गेनिक का, जिसमें हमने हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी और साथ के साथ उसके एप्लीकेशन इंडक्टिव वाले पार्ट से भी हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसी से रिलेटेड आज हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 है ये जीओसी का। ये जीआईसी लेक्चरर के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं आपके, और जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी आपके स्टेट्स हैं, कोई भी स्टेट्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन पीजीटी के लिए हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बेनिफिशियल होगा, बिकॉज ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का। आइडोफॉर्म टेस्ट पूछा है कि कौन सा यहाँ पे जो भी एबीसीडी ऑप्शन में कौन सा इसमें जो कंपाउंड है, जो पार्ट है, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। और ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 एग्जामिनेशन के लिए है। अब आइडोफॉर्म रिएक्शन कंफर्मेटरी टेस्ट होता है और ये होता है मिथाइल कीटोन्स के लिए, यानी कि अगर ये कीटो के साथ बगल में CH3 ग्रुप हो, इसके अलावा अगर OH ग्रुप भी लगा हो, तो ये दोनों के दोनों ही ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है, उस केस में वो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। ये जो है आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दिखाएंगे, और पॉजिटिव दिखाएंगे ऑप्शंस में आप देख सकते हैं COCH3, ये रहा, यही है। CONH2 कोई लेना देना नहीं है, COOH से भी कोई लेना देना नहीं है, ना ही CH3। और आइडोफॉर्म टेस्ट इसमें रिएक्शन होती कैसे है, मान लीजिए कोई अगर ऐसा कोई कंपाउंड है CH3, CH2 और COCH3 ग्रुप लगा हुआ है, अगर आइडोफॉर्म टेस्ट देना है तो I2 के साथ रिएक्शन दिखा करके इन प्रेजेंस ऑफ बेस ये कन्वर्ट हो जाते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और साथ में आइडोफॉर्म बन जाएगा CHI3। ये कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं फॉर आइडोफॉर्म रिएक्शंस। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी पीजीटी 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो रिएक्शन है ये काफी अच्छा रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट से क्वेश्चन है ये। अब इसमें आप देखो, फर्स्ट ये जो दिया है ये बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, और दूसरा यहाँ पे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड गिवन है। रिएक्शन को करवाने के लिए बेस है एमोनिया के साथ साथ ये भी आपको एक एल्कोहल दिया है सॉल्वेंट की तरह, और लास्ट में हीट करवाई जा रही है। इसमें रिएक्शन देखिए, ये बेंजीन रिंग और इसमें C डबल बॉन्ड OH, बेंजेल्डिहाइड, साथ में CH2 C डबल OH और साथ में C डबल OH। रिएक्शन को करवाने के लिए ये जो बेस ऐड किया गया है, ये जो साथ में बेस ऐड किया है, ये जो मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन होगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये CH2 ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, और यहां से मान लीजिए H+ यहां से निकला, ये कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा। अब ये अटैक कर देगा बगल में इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल पे, और ये रिएक्शन होने के बाद इंटरमीडिएट आपको कैसा नजर आएगा, ये जो सिस्टम है, ये CH C डबल OH, इसी के बगल में C डबल बॉन्ड OH, इस कार्बन से इस दूसरे कार्बन CO बॉन्ड जो यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी कार्बन पे OH, इसके साथ साथ ये फिनाइल रिंग भी, इसके साथ साथ इसमें एक हाइड्रोजन है ही, और एक PH रिंग भी है। ये PH की रिंग हमने एज इट इज लिख दी। अब होगा क्या, ये रिएक्शन करवाने के बाद जो हीट करवा रखी है, इसके साथ साथ ये जो सॉल्वेंट ले रखा है, तो इसके बाद क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस करते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल, ये OH जाएगा और ये H निकल जाएगा। तो फर्दर रिएक्शन जो होगी उसमें, रिएक्शन को करवाने पे इसमें यहाँ H और OH निकलेगा, इससे रिलेटेड ये बगल में C डबल OH एज इट इज, और ये C डबल बॉन्ड OH एज इट इज, ये डबल बॉन्ड कार्बन और इस पे PH और ये हाइड्रोजन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फर्दर हीट करने पे ये जो सिस्टम मिलेगा, ये बीटा कीटो एसिड है। बीटा कीटो एसिड कैसे, ये मान लीजिए दोनों में से कोई भी कार्बोनिल को आप एक
प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ले लो, ये बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा, और बीटा में अगर इस तरीके का कीटो ग्रुप अगर देखने को मिलता है, हीट करने पे ये COOH निकल जाएगा, ये COOH ग्रुप निकल जाएगा, और रिएक्शन हीट करने पे CO2 लॉस, और इसके साथ साथ ये दूसरे साइड का COOH एज इट इज रहेगा, और इस कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच्ड, और इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा कार्बन, और ये रहा पीएच, ये फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो डबल बॉन्ड मिलेगा COOH CH, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही, बिल्कुल हाइड्रोजन होगा, और C6H5 यानी कि पीएच, यही प्रोडक्ट ए है जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही गिवन, ये ए में ही गिवन है। इसके अलावा ये जो OH वाला प्रोडक्ट है वो यहाँ तक ही फॉर्म होगा, हीट करवाने के बाद सारा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल और कंडेंसेशन रिएक्शन के साथ हीट के साथ CO2 भी लॉस हो जाएगा। ये बीच का इंटरमीडिएट COCH2COOH ये तो फॉर्म हुआ ही नहीं कहीं, इसके अलावा लास्ट में भी ये वाला फॉर्म नहीं होता। अब ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड लेंथ बतानी है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ CH की बॉन्ड लेंथ, इसमें एक सेकेंड, इसमें CH की बॉन्ड लेंथ, ये वाले क्वेश्चन में ये CH की बॉन्ड लेंथ जब आप बताओगे, sp2 sp और sp3 कार्बन एटम्स है, तो कार्बन के हिसाब से अगर परसेंटेज S कैरेक्टर की बात करें तो सीधा हमें बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है ना, तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर। इसी के साथ साथ बॉन्ड एंगल अगर पूछता, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज S कैरेक्टर के। ऐसा क्यों? बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होती है? क्योंकि परसेंटेज S कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, S कैसे होते हैं, ये गोल होते हैं और P होते हैं लंबे, तो किसी भी बॉन्ड में अगर परसेंटेज S ज्यादा होगा तो वो गोल होंगे, और गोल होंगे तो लंबाई उनमें कम हो जाएगी। P ऑर्बिटल्स लंबे होते हैं, तो जितना ज्यादा P का कैरेक्टर आता है तो लेंथ उनकी बढ़ जाती है, S ज्यादा होने से वो छोटे हो जाते हैं और गोल हो जाते हैं, इसलिए बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज S के। तो इस कार्बन एटम्स के हिसाब से जो sp3 है, कार्बन sp3 में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसके बाद कार्बन जो sp2 होता है, उसके बाद कार्बन sp, इससे अटैच्ड अगर हाइड्रोजन भी है तो वो बॉन्ड लेंथ भी उनकी इसी ऑर्डर में ही आएगी, बिकॉज sp3 में 25% S है, इसमें 33.3% S है, या 50 हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, sp3 में सबसे ज्यादा, फिर sp2 और लास्ट में sp, यहाँ ऑर्डर निकल के आ जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखो, अब हम थोड़ा कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। जो UPGIC के फॉर्म्स जारी हो चुके हैं, इसकी जो भी बच्चे सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं और इसमें डिटेल्ड हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज लेक्चर्स आते हैं, विज्ञान वृक्ष के ऐप में आपको वीडियो लेक्चर्स की फैसिलिटी मिलती है जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, साथ के साथ टॉपिक वाइज आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी मिलती है जो कि लेटेस्ट एग्जामिनेशन के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही डिजाइन की गई है। इतना ही नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे विद सॉल्यूशंस, और साथ में आपको डाउट फैसिलिटी भी मिलती है विद प्रॉपर गाइडेंस टाइम टू टाइम। और कोई क्वेरी है किसी को तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकता है। ये कोर्स के डिटेल्स, बाकी तो आपको कोर्स अभी 5999 का है ऑफर में, कोई और क्वेरी के लिए आप कांटेक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। कोर्स के और डिटेल्स देखने हो तो विज्ञान वृक्ष के ऐप को डाउनलोड करके उसमें आप जा सकते हैं कोर्सेज वाले सेक्शन में, तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कोर्सेज के। और ये ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उससे भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चंस की। इन नेप्थलीन, नेप्थलीन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है और इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। ये नेप्थलीन, इसमें चाहे कोई भी कार्बन एटम हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी कार्बन एटम हो, C1 C2 छोड़ो, कोई भी कार्बन एटम उठा लोगे, ऑल बॉन्ड लेंथ आर सिमिलर, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल ड्यू टू
delocalization of electron, due to delocalization of pi electrons लिख लो, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस, को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ये इसका रीजन होगा। तो C1 C2 छोड़ो, कोई भी बॉन्ड लेंथ उठा लोगे, कोई शॉर्टर नहीं होगा ना कोई लॉन्गर होगा, सारे बॉन्ड्स इक्वल होंगे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो, इसमें अब पूछी हुई है रिएक्शन वाला पार्ट और रिएजेंट का थोड़ा सा पोर्शन इन्वॉल्व किया हुआ है। ये कंपाउंड है 2,3,4 ट्राइब्रोमोएनिलीन की रिएक्शन, पहले डाइजोटाइजेशन कराना है, देन फिर H3PO2 के साथ रिएक्शन। इसकी रिएक्शन एक एक करके रिएजेंट जब ऐड करोगे, सबसे पहले 3,4,5 ट्राइब्रोमोएनिलीन, तो पहले एनिलीन बनाओ, ये बन गया एनिलीन। अब एनिलीन की रिएक्शन में 3, 4, 5 पोजीशन पे ब्रोमो लगा, ये 1 है, ये 2, ये 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5 में 3 ब्रोमो लगाने हैं, ट्राई ब्रोमो है, ये बन गया स्टार्टिंग मटेरियल। इससे अटैच करना है डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन होती है NaNO2 और साथ में NCl, NaNO2 HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे लोअर टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करवाई जाती है। इसके बाद बनता क्या है, जो भी NH2 ग्रुप होता है वो डाइजोटाइजेशन उसी ग्रुप की होती है और डाइजोनियम सॉल्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इससे बाकी के ग्रुप्स में कोई अंतर नहीं आएगा। ये तो पहले रिएजेंट से बात बन गई। फिर H3PO2 डालने के बाद क्या होगा, H3PO2 क्या करता है, जो लीविंग ग्रुप है यहाँ पे N2, ये निकल जाएगा और सीधा सीधा ये क्या करता है, ये किसी भी कंपाउंड में उसमें बेंजीन अगर है तो उसको एक उसमें हाइड्रोजन लेकर आ जाएगा, उसमें ओवरऑल ये पूरा का पूरा लीविंग ग्रुप यहाँ पे N2 निकल जाएगा और कंपाउंड सिंपली बेंजीन रिंग बचेगी। और ये वाले पोर्शन में कोई फर्क नहीं आएगा बिकॉज ब्रोमीन यहाँ से नहीं निकलते, N2 स्टेबल नहीं बनता है यहाँ, तो वो निकल जाएगा। और ये डाइजोटाइजेशन ग्रुप को निकालने के लिए ही ये रिएजेंट पर्टिकुलरली यूज होता है। अब कोई और फंक्शनल ग्रुप है नहीं, 1, 2, 3 इन्हीं के अकॉर्डिंग नंबरिंग हो जाएगी, 4, 5, 6। नाम क्या होगा, 1, 2, 3 ट्राइब्रोमो बेंजीन, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो 1, 2, 3 ट्राइब्रोमो बेंजीन, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है, सीधा इसमें एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा। जब जीओसी का लेक्चर 1 हमने क्वेश्चंस का डिस्कस किया था, उसमें हमने ये बात कही थी 3 कंडीशंस होती हैं कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, दूसरी बात कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, इसके अलावा थर्ड थी कि उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और इससे अगर इसके बाद आता था हक्कल्स रूल, इसके बाद हक्कल्स रूल क्या कहता था कि अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं और कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। और यही 3 कंडीशंस फुलफिल होने के बाद अगर कंपाउंड में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उस केस में कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, कंपाउंड में एंटी एरोमेटिसिटी आएगी। और कोई भी कंडीशन को वायलेट करता है तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक साइक्लिक, देखो ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सिस्टम तो एरोमेटिक है। अगला देखो, ये भी पूरा का पूरा साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, इस सिस्टम में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एरोमेटिक। अगला यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और 4n+2 में n = 0 वैल्यू जब रखोगे तब आ जाएंगे इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये सिस्टम बनेगा एरोमेटिक। अगला बी ऑप्शन में, अब इस सिस्टम में ये पूरा साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड भी है, लेकिन अब ये सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, पॉजिटिव चार्ज से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही मिल पाए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4n वाला सिस्टम, जो कि हक्कल्स एंटी एरोमेटिसिटी वाला रूल है और ये कंपाउंड होगा एंटी एरोमेटिक और यही पूछा हुआ था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अब यूपीपीसीएस प्री का ही फिर से क्वेश्चन है, इसमें रेजोनेंस अराइजेस, क्यों अराइज होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस के होने का रीजन है डीलोकेलाइजेशन ऑफ
पाई इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल यही तो रीजन होता है। अगर सिंपलेस्ट हम बेंजीन में ही बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में डीलोकलाइज ही तो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में इनका डीलोकलाइजेशन ही तो होता है, और ये फाइनली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ही रेजोनेंस का रीजन है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो ना टूटते हैं ना बनते हैं। सिग्मा अगर बॉन्ड्स टूटते हैं तो वो रेजोनेंस नहीं, वो होता है आइसोमराइजेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन, रेजोनेंस नहीं। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुआ तो भी वो आइसोमराइजेशन ही कहलाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp3 सिस्टम आता है तो रेजोनेंस तो फिर वहां देखने को मिलता ही नहीं है। रेजोनेंस की कंडीशन ही होती है कि आपके पास डीलोकलाइजेशन में sp या sp2 सिस्टम ही प्रेजेंट होना चाहिए। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एक सीरीज रिएक्शन की दे रखी है कि एक कंपाउंड ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है और उसके रिगार्डिंग कुछ रिएक्शंस के टेस्ट दिए हुए हैं, और ए कंपाउंड को एनालाइज करना है कि कौन सा कंपाउंड होगा। अब ए कंपाउंड जो है वो है C5H8 और O2, ये कंपाउंड है। इसमें इसको रिड्यूस करवा दिया गया है पेंटेन का यूज करके, विथ मतलब ये रिड्यूस हो जा सकता है पेंटेन में, इसको रिड्यूस करवा सकते हो पेंटेन में। ऑप्शंस में देखोगे तो CO डबल बॉन्ड कीटो ग्रुप है और CHO है, अगले में 2 कीटो ग्रुप है, अगले में यहाँ पे CHO है, यहाँ पे भी CHO है, इसमें फिर से 2 कीटो अगल बगल में है। तो ये सारे ऑप्शंस में अगर आप रिड्यूस करवाते हो, रिड्यूस अगर कोई भी ग्रुप करवाते हो इन जिंक या HCl के केस में, तो वो पेंटेन में कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है उसको सैचुरेटेड फॉर्म में, तो नॉर्मल पेंटेन मिल जाएगा। इससे तो आप कंफर्म नहीं कर सकते। अब इसके बाद विद NH2OH A फॉर्म्स डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड का मतलब है कि कार्बोनिल ग्रुप होगा, कार्बोनिल ग्रुप को ऑक्साइड NH2OH करता क्या है, इस ग्रुप को डबल बॉन्ड NOH, ये बनता है ऑक्साइड। और इसमें बोला है कि डाइऑक्साइड बन रहा है। डाइऑक्साइड का मतलब है कि 2 कार्बोनिल होने चाहिए, 2 कार्बोनिल प्रेजेंट होने चाहिए। 2 कार्बोनिल इसमें भी है, इसमें भी है, हर जगह 2 कार्बोनिल है, इससे भी बात नहीं बनेगी। अगले में है कि इट ऑल्सो गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म एंड टॉलेंस टेस्ट। इसमें अगर हमने अभी बात करी थी जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स COCH3 हो सकता है या फिर COH और CH, मतलब मिथाइल ग्रुप ऐसा आपके पास साइड में होना चाहिए। तो इसमें H3CO है, ये पॉजिटिव दे सकता है। इसके अलावा यहाँ पे भी एक 2 ग्रुप्स हैं, ये भी पॉजिटिव देंगे, लेकिन इसमें दोनों जगह CHO है, यहाँ पे भी CHO है, ये वाले आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। लास्ट में ये COCH3 ये भी आइडोफॉर्म पॉजिटिव दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, और टॉलेंस टेस्ट भी आ जाता है। अब इसके अलावा जो यहाँ पे डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है और रिड्यूस कर रहे हो पेंटेन में, और ये पेंटेन में रिड्यूस करने के साथ साथ अब ऑप्शंस में टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट के लिए क्या होता है कि आपके पास एल्डिहाइड होना चाहिए। टॉलेंस टेस्ट इसमें CHO जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH में, तो CHO ग्रुप एक ना एक होना चाहिए, एक ना एक होना चाहिए। तो इसमें कोई भी ये टॉलेंस नेगेटिव देगा, ये टॉलेंस नेगेटिव देगा, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और लास्ट वाला ऑप्शन अगर देखो इसमें भी टॉलेंस नेगेटिव आएगा, इसमें भी टॉलेंस नेगेटिव आएगा, क्योंकि उस टॉलेंस टेस्ट के लिए आपके पास होना चाहिए एक CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप जो COOH में ऑक्सीडाइज होगा, जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। ये ए ऑप्शन में देखोगे ये टॉलेंस टेस्ट भी दे देगा CHO की वजह से। इसके अलावा ये रिड्यूस करवाओगे तो नॉर्मल पेंटेन में रिड्यूस भी हो जाएंगे, ये दोनों ग्रुप्स रिड्यूस हो जाएंगे कार्बोनिल के, क्लीमेंसन रिडक्शन इसको कहते हैं, तो ये आपके रिड्यूस भी हो जाएंगे इसमें। और दूसरा डाइऑक्साइड, ये दोनों ग्रुप डाइऑक्साइड भी यहाँ पे दे देंगे। इसके साथ साथ आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहे थे, टॉलेंस टेस्ट भी CHO ग्रुप दे देगा। तो ये सारे टेस्ट फुलफिल करने के बाद लास्ट वाला ये टॉलेंस नेगेटिव देने की वजह से एलिमिनेट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 टेस्ट इसमें आपके कंफर्म हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है
ये रहा यूपीपीजीटी का ही है 2016 का। अब सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विद एसिडिक एनहाइड्राइड इन विच फॉर्म टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। रिएक्शन करवाते हैं सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन। सैलिसिलिक एसिड में COOH होता है और एक OH होता है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो एसिटिक एनहाइड्राइड से। एनहाइड्राइड है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड और ये एनहाइड्राइड रिएक्शन हो रही है इसकी, ये सैलिसिलिक एसिड हो गया, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। अब इनकी रिएक्शन अगर होती है तो कहां से रिएक्शन होगी, ये तो एनहाइड्राइड का ये कार्बोनिल वाला पार्ट रिएक्ट करेगा और इसमें जो रिएक्शन होगी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो यहां से आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देनी है। COOH ग्रुप में आपके पास अगर ओपन करके लिखते हो इसको अगर ओपन करके हम देखें तो C डबल बॉन्ड OH, इसमें जो OH ग्रुप है इसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में ही डीलोकलाइज होते हैं, तो ये अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा इसके भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, लेकिन कंपैरेटिवली कार्बोनिल में ज्यादा देता है क्योंकि ये बेंजीन में फर्दर चले जाएंगे, तो ये OH अटैक करेगा इसमें और ये वाला ग्रुप ऊपर शिफ्ट होगा, ये वापस से आएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये OCOCH3 इज अ गुड लीविंग ग्रुप, एलिमिनेट हो जाएगा। बनेगा क्या, फाइनली जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये COOH एज इट इज और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और साथ में ये बाय प्रोडक्ट भी निकल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। एस्टिक एसिड तो चलो साइड प्रोडक्ट निकल गया, लेकिन ये जो फॉर्म हुआ है COOH और OCOCH3 इसको कहा जाता है एस्पिरिन, को कहा जाता है एस्पिरिन। तो यहां से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखो, अगला है इनमें से आपके पास कुछ 4 कंपाउंड्स हैं। ओवरऑल करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी का ऑर्डर आपको बताना है। एसिडिटी का ऑर्डर इसमें जब निकालने जाएंगे तो वही सारे के सारे कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। कंजुगेट बेस बनाओ और उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। कंजुगेट बेस अगर फर्स्ट का बनेगा तो HCOOH, ये हर जगह कार्बोक्सिल ग्रुप एक एक जगह से हर जगह एक H+ लॉस कर, तो क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड O O माइनस। दूसरे केस में C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड OH। थर्ड केस में CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और फोर्थ केस में CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O माइनस। ये सभी के कॉन्जुगेट बेस बन गए और उनको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिपेंड इनवर्सली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। विथड्रॉ करेंगे जो सिस्टम स्टेबल बनेगा। इन सभी ऑप्शन में हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं। COOH ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसके अलावा CH3 ग्रुप जो लगा है ये +I यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके साथ साथ CH2CH ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और ये -I से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। अब इसके साथ साथ ये जो ग्रुप है ये -M इफेक्ट लगाते हैं। -M इफेक्ट लगेगा तो ओवरऑल -M ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हाईएस्ट स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की होगी सेकंड में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप -I फोर्थ वाला। यहाँ पे डोनेशन वाला तो और एक्स्ट्रा डीस्टेबल कर रहा है, तो कंपैरेटिवली फर्स्ट वाला ज्यादा होगा और लीस्ट हो जाएगा थर्ड। 2 4 1 3 करेक्ट ऑर्डर होगा। ऑप्शंस देखो 2 4 1 3 ये रहा डी ऑप्शन। एलिमिनेट करोगे तो भी आपका एक से ही आंसर आ जाएगा। अगला है फिर से एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ आइडेंटिफाई करना है एरोमेटिसिटी की वही कंडीशन। इस बार आपको वही देखना है कि 4n+2 सिस्टम कहाँ पे, ये पहला वाला ही। अच्छा, आपको नॉट एरोमेटिक निकालना है। नॉट एरोमेटिक वाला केस जो हमने यहाँ 3 कंडीशंस लिखी, इसमें आप ये भी ऐड कर लो जो हमने एक पहले क्वेश्चन किया था। इफ कंपाउंड violates
any of the first three conditions, then नॉन एरोमेटिक होगा वो, देन वो सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा। और ये हक्कल्स रूल अप्लाई करना है व्हेन कंपाउंड फुलफिल्स, इधर पे ये लिख लो, व्हेन कंपाउंड fulfills all the first three conditions, उसके बाद ही हक्कल्स रूल को अप्लाई करना है, उसके पहले तक तो अप्लाई करना ही नहीं। और प्लेनर तो सिस्टम तब होगा जब sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज होगा, sp3 सिस्टम नहीं आने चाहिए। तो ऑप्शन से हमें यहाँ पे कोई कंडीशन वायलेट करनी पड़ेगी, और नॉट एरोमेटिक का मतलब ही है कि नॉन एरोमेटिक ढूंढना है। ये नॉन एरोमेटिक आपको सर्च करना है। फर्स्ट वाला तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये सिस्टम एरोमेटिक है। अगला यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का है, भी एरोमेटिक है। लास्ट ये वाले सिस्टम में ये पॉजिटिव चार्ज है, टोटल यहाँ से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही है, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। लास्ट वाला इस सिस्टम में यहाँ तो पॉजिटिव है, लेकिन ये जो साथ में ग्रुप लगा हुआ है इस सेंटर पे देखोगे ये sp3 सेंटर है, और sp3 सेंटर होने की वजह से ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, ये हो गया नॉन एरोमेटिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एजर्शन एंड रीजनिंग का। एजर्शन क्या कह रहा है कि ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड, बिल्कुल। और उसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते हैं, ये बेंजोइक एसिड बना लो पहले तो, और ऑर्थो पे फ्लोरो, सिमिलरली कार्बोक्सिल ग्रुप बना लो, और फिर इसी में ऑर्थो पे क्लोरो लगा दो। इसमें एसिडिटी की बात करी जाए तो होता क्या है, एज सच तो अगर कॉन्जुगेट बेस अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन से देखें तो दोनों ही ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हैं, उससे आंसर नहीं आएगा। हाँ, आंसर कैसे आएगा कि ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसके हिसाब से भी आप आंसर देखोगे तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जब इस ग्रुप को आप ओपन करके एक्चुअल में लिखते हो C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, इसमें फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच ये लग जाती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन क्लोरीन एटम अगर प्रेजेंट है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा, सिर्फ सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। तो इस केस में क्लोरीन की वजह से नो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, नो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो इसी वजह से होता क्या है, ये H इसका ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड को बोला है लेस एसिडिक, ऑब्वियसली, क्योंकि क्यों हुआ ऐसा, ये H प्लस लॉस नहीं करेगा। इस केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ चुकी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ चुकी, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद होगा क्या, ये H प्लस विल नॉट इजीली लूज, और जो H प्लस इजीली लॉस नहीं करेंगे तो एसिडिटी घट जाएगी, एसिडिटी घट जाएगी। अरे भाई, कोई भी एसिड जो है वो कब ज्यादा एसिडिक होता है, उसकी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी हो H प्लस को रिलीज करने की वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन अभी H प्लस इजीली लॉस ही नहीं कर रहा क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो फिर ये सिस्टम अगर इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करी जाती है, एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, क्लोरो वाले की ज्यादा होगी। यस, स्टेटमेंट ये असर्शन का ट्रू है। नेक्स्ट में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फ्लोरोबेंजीन फ्लोरोबेंजोइक एसिड एंड डिक्रीजेस एसिडिटी, बिल्कुल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में इसकी एसिडिटी को घटा देती है। तो दिस स्टेटमेंट जो उसका रीजन ही है करेक्ट है। तो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यही इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला केस है, अब इनमें से आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आइडेंटिफाई करना है। इन सभी में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आइडेंटिफाई करने के लिए उसके कॉन्जुगेट बेसिस बनाएंगे। तो ये CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस और इसमें क्लोरीन है, ये फर्स्ट। सेकंड केस में क्लोरीन और ये CH2 की चेन अब ज्यादा लंबी होती जा रही है। थर्ड केस में यहाँ पे चेन और भी ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है और क्लोरीन यहाँ पे इंडक्टिव लगाएगा, जो डिस्टेंस डिपेंडिंग फैक्टर होगा उससे ही फाइनल आंसर आएगा। ये हमने सभी के कॉन्जुगेट बेसिस बना दिए। अब हो क्या रहा है, हर जगह क्लोरीन है जो कि माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, हर जगह क्लोरीन माइनस आई लगाएगा और ये CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। अब जो इंडक्टिव होता है वो डिस्टेंस डिपेंडिंग है। इंडक्टिव जो है, इंडक्टिव इफेक्ट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, चाहे वो प्लस आई हो चाहे वो माइनस आई हो। प्लस आई वाले की प्लस आई डोनेट करने की टेंडेंसी घट जाएगी जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे। उसी तरीके से जो क्लोरीन ग्रुप है माइनस आई ग्रुप है, वो सोर्स से जितना दूर होगा वो अपनी माइनस आई स्ट्रेंथ कम लगाएगा। तो दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस के। नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग चाहिए, तो हम अगर ढूंढ रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, तो नेगेटिव आई वालों से हमें मतलब है, प्लस आई वाला तो वीक होगा, वीकेस्ट होगा इनफैक्ट। ओके, अब ये फोर्थ वाला तो लास्ट में लाई करने वाला है। स्ट्रॉन्गेस्ट जो सबसे क्लोजर, तो फर्स्ट वाला सबसे पास है, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वो स्टेबिलिटी घटाएंगे, ये सेकंड और ये थर्ड, ये 1 2 3 4 ही एग्जैक्ट ऑर्डर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब इसमें पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है अमंग द फॉलोइंग। इन सभी के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे तभी आंसर निकल के आएगा। अब ए में 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन बनाओ, और 2,4,6 ये सेकंड है, ये फोर्थ है और ये सिक्स्थ में नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप। ये फर्स्ट का स्ट्रक्चर हो गया। बी में देखो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो NN डाइमिथाइल एनिलीन। देखो एनिलीन में क्या है, NN डाइमिथाइल, मतलब N में 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, N में 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये NN डाइमिथाइल एनिलीन हो गया। और 2,4,6 में नाइट्रो भी है, ये 2,4,6 में नाइट्रो भी है। सी स्ट्रक्चर में NN डाइमिथाइल एनिलीन। अब कोई एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन नहीं है, नाइट्रोजन में NN डाइमिथाइल मतलब CH3 ग्रुप सी है, और लास्ट एनिलीन सिंपल, लास्ट में सिंपल एनिलीन ही दिया हुआ है। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ पूछी है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा, मतलब नाइट्रोजन कहाँ से सबसे ज्यादा डोनेट हो रहे होंगे। फर्स्ट वाले में एनिलीन के साथ साथ ये CNO2 ये डीलोकेलाइज तो है, और उसके साथ साथ ये हर केस में आपको डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन तो मिल रहे हैं, लेकिन NO2 ग्रुप स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप है, -M, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ये तो लीस्ट बेसिक होगा, ये तो भाई लीस्ट बेसिक होगा, ए वाला तो लीस्ट बेसिक होगा। अगले केस में 3 नाइट्रो तो है, लेकिन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकेलाइज होने के साथ साथ ये प्लस आई इफेक्ट देंगे, और ये प्लस आई इफेक्ट देंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो जाएगा। तो बी वाला ए के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेगा, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। उसके बाद इन केसेस में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड नहीं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, लेकिन इस NN डाइमिथाइल वाले केस में डोनेशन मिल रहा है, तो इस प्लस आई सिर्फ इफेक्ट होने की वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेगा। सी की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, तो ये आ जाएगी डी वाले की, और ये फिर बाद में आएंगे लीस्ट वाले कौन से, जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच थे। CDBA ऑर्डर होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा था तो सी वाला हो जाएगा। ये रहा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ की ही बात हो रही है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे ऑर्डर निकालना है। एक तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी से ही ट्रेंड आ जाएगा। NO2 से नहीं, सॉरी, कार्बोक्सिल से हर जगह आप ये बना सकते हैं। बाकी ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी, दैट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड
बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड आर मोस्ट एसिडिक। उसमें आपको ये ग्रुप देखना ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विथड्रॉइंग है, ये मोस्ट एसिडिक ही होंगे हमेशा। अब इन सभी में से सबसे ज्यादा ये वाला हो जाएगा, तो अगर इसमें ट्रेंड देखो फर्स्ट की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद इसके बाद देखो ये NO2, अब ये पैरा पे है माइनस है, इन सभी में अब बाकी ग्रुप में आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देखोगे कि कहाँ NO2 यहाँ मेटा पे लगा हुआ है, मेटा पे सिर्फ -I लगेगा और इसमें कोई ग्रुप नहीं है, तो सबसे ज्यादा तो फर्स्ट हो गई। और इन दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग करेगा वो -M इफेक्ट होगा, तो नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड वाला, फिर -I सेकेंड वाला, और लास्ट हो जाएगा फोर्थ जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है। और हमें यहाँ डिक्रीजिंग ट्रेंड पूछा था, यही 1 3 2 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 1 3 2 4 देखिए कहाँ है 1 3 2 4, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनमें से किसकी लीस्ट रिएक्टिविटी है क्लोरीन एटम की, क्लोरीन एटम लीस्ट रिएक्टिव। स्ट्रक्चर्स देखिए सभी के, C6H5 बेंजीन रिंग है और CH2 है और Cl है, के बाद B में C6H5 ये क्लोरीन लगा है, C ऑप्शन में CH3Cl है और D ऑप्शन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Cl। अब रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन होती किस वजह से, क्योंकि क्लोरीन एटम पे लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये लोन पेयर्स देखो इस केस में तो अवेलेबल है, इस केस में क्या होगा, अब ये वाला जो क्लोरोबेंजीन का केस है ये डायरेक्टली ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व, तो हो क्या जाएगा, इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो ये क्लोरीन से डबल बॉन्डेड आ जाएगा बेंजीन से, और ये लोन पेयर्स इसके लूज हो रहे हैं और बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो ओवरऑल ये क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो लीस्ट रिएक्टिव होगा, ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। अगले केस में ए वाले केस में ये इलेक्ट्रॉन्स ये बीच में कार्बन आने की वजह से डीलोकलाइज नहीं हो रहे, ये लोकलाइज्ड। अगले केस में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी लोकलाइज है, ये तो सैचुरेटेड सिस्टम है। अब यहाँ पे जो क्लोरीन एटम बीच में अगर देखोगे तो इस क्लोरीन में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक सेकेंड इसमें नहीं आएगी, ये क्लोरीन पहले तो इसमें देगा लेकिन बगल में यहाँ डायरेक्टली अटैच्ड होने चाहिए थे जो कि यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो फिर अब डायरेक्टली यहाँ पे जो लोन पेयर्स है these are also localized, तो सबसे ज्यादा यहाँ डिलोकलाइजेशन है क्लोरोबेंजीन में, यही लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगी, तो लीस्ट रिएक्टिव है क्लोरोबेंजीन। अगला केस देखिए, अगले केस में अब यहाँ पे भी ट्रेंड पूछा हुआ है फिनॉल्स का एसिडिटी का ऑर्डर, फिनॉल एग्जामिनेशन में यही एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ जो कि एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है, डीओसी और एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है, और इसी से ही हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि यूपी जीआईसी का पेपर है तो वो ये PYQs ही उठाएगा अलग अलग यूपी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ही, क्योंकि जीआईसी के ज्यादा अभी कोई एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, 1 या 2 ही इसके एग्जामिनेशन है, हार्डली शायद 1 ही इसका पेपर हुआ है, तो ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे उसके पीजीटी या फिर PCS एग्जामिनेशन से या फिर TGT एग्जामिनेशन से। और देखो ए ऑप्शन में एसिडिटी निकालना है तो फिनॉल्स है ये सारे के सारे, फिनॉल्स के केस में H+ लॉस कराओ हर जगह से, H+ लॉस होगा, O पे नेगेटिव आएगा, O पे नेगेटिव आएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है कहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो बस वही ये हो जाएगी एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के हो जाएगी। अब इसमें से ये सारे के सारे ही विथड्रॉइंग है, लेकिन जो -I पावर लगेगी वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। हेलोजन जितने भी होते हैं
हेलोजन्स जितने भी होते हैं उसमें मीजोमेरिक भी लगता है लोन पेयर की वजह से और -I भी लगता है, लेकिन इसका इंडक्टिव ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू +m इफेक्ट। ये सिर्फ हेलोजन्स की ही कहानी है, ओवरऑल इसी वजह से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह ही काम करते हैं। ऑप्शंस के हिसाब से सबसे ज्यादा ट्रेंड पूछा था ना डिक्रीजिंग, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, उसके बाद जो बी वाला है, फिर क्लोरीन सी ऑप्शन, फिर डी आयोडीन वाला, और लीस्ट जहां कोई ग्रुप नहीं लगा ए। BCDA ऑर्डर होगा, BCDA ये रहा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भी पूछा हुआ है डिहाइड्रेशन। अच्छा, इसमें अब डिहाइड्रेशन पूछा हुआ है कि कौन सा कंपाउंड डिहाइड्रेशन दिखाएगा सबसे फास्ट। डिहाइड्रेशन सभी में OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो अगर ए कंपाउंड को आप ओपन करके देखेंगे तो CH3 CH2 CH OH और फिर CH और NO2 होगा क्या? जब डिहाइड्रेशन होता है H2O मॉलिक्यूल निकलेगा। H2O मॉलिक्यूल के लिए ये जो H+, ये H+ यहां से होगा क्या, ये OH ग्रुप लगा है तो ये अल्फा और ये बीटा, OH के रिस्पेक्ट में ये बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। ये OH के रिस्पेक्ट में अल्फा, ये OH के रिस्पेक्ट में बीटा, और ये प्रोटॉन लॉस होता है, इसका OH लॉस होता है। प्रोटॉन लॉस होगा एक जगह से और एक जगह से OH लॉस होगा, तो ओवरऑल इस केस में बनता है कार्बन आयन। कार्बन आयन कैसे, कार्बन आयन कैसे बना? अब ये CH3 CH2, एक सेकेंड, इसमें जो NO2 है ये डबल बॉन्ड O, और ये इस तरीके से आप ओपन करके लिख सकते हो। तो जो रिएक्शन ये होती है ना, ये इस ग्रुप में ये नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, CH2 CH में OH आयन, और ये कार्बन पे नेगेटिव, और N डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, और साथ में ये बगल वाले स्टेबल, बगल वाले नाइट्रो ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबल है। इसी वजह से ये रिएक्शन इवन सीबी मैकेनिज्म से जाती है, मतलब कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। सीबी मतलब कॉन्जुगेट बेस, इवन सीबी मैकेनिज्म जाती है जिसमें नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाता है बगल वाले ग्रुप से, और बगल में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, और ये रिएक्शन स्टेबल होने के बाद ये नेगेटिव चार्ज जाता है और फिर ये OH ग्रुप इस तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। फाइनली ऐसी रिएक्शन शो होगी हर एक केस में। तो हर एक केस में आप देखोगे NO2 CN CHO और ये CH3 है इस केस में। तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की टेंडेंसी होगी उतना ही फास्ट यहाँ पे आपको इवन CB का रेट मिलेगा, क्योंकि ये रिएक्शन इवन CB मैकेनिज्म से जा रही है। रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बन आयन, रिएक्शन प्रोसीड्स वाया, यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड्स वाया इवन CB मैकेनिज्म। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए स्ट्रॉन्गर द टेंडेंसी ऑफ, स्ट्रॉन्गर द टेंडेंसी ऑफ, stronger the tendency of electron withdrawing group, stronger या फिर लिख दो faster is dehydration rate, faster is dehydration rate। तो स्ट्रॉन्गर अगर -m टेंडेंसी की या फिर हम ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की एबिलिटी की बात करते हैं तो NO2 साइनाइड से ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। NO2 फिर साइनाइड फिर CHO और CH3 तो भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आता है, तो ये तो लीस्ट ही है, ये तो लीस्ट ही है। अब ऑप्शंस में किसको मोस्ट रेडली कर सकते हो तो NO2 को कर सकते हो, ए वाला राइट होगा। और ये ऑर्डर पूछा होता तो ऑर्डर जो हमने ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर लिखा है एग्जैक्ट सेम ऑर्डर आता आपका, ऑर्डर अगर पूछा जाता। अगले क्वेश्चन में विच कंपाउंड हैज ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, जिसमें भी नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज नहीं होंगे वो स्ट्रॉन्गर स्ट्रोक्स के ऊपर लोकलाइज्ड होंगे। फर्स्ट वाले केस में ये कुछ ऐसा है सिस्टम आपका, नाइट्रोजन ये रहा, साइक्लिक है सारे के सारे, सारे के सारे सिस्टम साइक्लिक है।
ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा सिस्टम। अब इनमें से ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं ये डीलोकलाइज्ड है। अगले वाले केस में ये अब बीच में sp3 सेंटर आने की वजह से ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स अब लोकलाइज्ड है, ये वाले डीलोकलाइज्ड है। और यहाँ तो पूरा का पूरा रेजोनेंस ही बन रहा है, एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज्यादा डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइजेशन फर्स्ट वाले से भी ज्यादा है। जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम। तो ओवरऑल ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम लोकलाइज्ड वाले सिस्टम में होगी। ग्रेटेस्ट का ऑर्डर अगर बताना हो, सबसे ज्यादा सेकंड की, उसके बाद जहां सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन है वो लास्ट में आए। यहाँ एक में डीलोकलाइजेशन है तो कंपैरेटिवली फर्स्ट वाला इसके बाद आ जाएगा और लीस्ट होगा थर्ड वाला। 2 1 3 ऑर्डर होगा। बाकी आपको सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा था, लार्जेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए अगला है, यहाँ पे एल्कोहल्स दिए हुए हैं आपको कुछ, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद HBr। क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है ये। सारे के सारे फिनॉल, सारे के सारे फिनॉलिक ही, और फिनॉल में भी CH2OH है, मतलब फिनॉल नहीं है ये बन रहा है बेंजिल एल्कोहल काइंड ऑफ। ये बेंजिल एल्कोहल हर जगह ही कॉमन है और साइड का ग्रुप डिफरेंट। ये साइड का ग्रुप मान लीजिए इन जनरल हम G ग्रुप ले लेते हैं। तो अगर आप HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देखो देखने से ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो पहले न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अगर HBr के साथ रिएक्शन करवाते हो, Br ग्रुप नहीं अटैक करेगा, पहले H+ आएगा, पहले H+ ही आएगा। Br का न्यूक्लियोफिल बाद में आकर अटैक करेगा, H+ Br-, और ये H+ जाएगा कहाँ, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है ये अटैक करते हैं H+ को, या फिर आप उल्टा लिख सकते हो, ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स हैं ये जाकर इस पे अटैक मारेंगे। बनता क्या है, सबसे पहले CH2 और OH, ये H पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, OH2 मॉलिक्यूल बन चुका है जो वाटर मॉलिक्यूल इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, और कोई भी ये ग्रुप G अटैच्ड। फर्दर ये वाला ग्रुप, सॉरी यहाँ से नहीं, वाटर मॉलिक्यूल गुड लीविंग ग्रुप बन चुका है, H2O एलिमिनेट हो जाएगा, एंड ये बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये रहा G ग्रुप। अब ये बेंजिल कार्बोकेटायन का जनरेशन हो गया, ये बेंजिल कार्बोकेटायन का जनरेशन। अब ये कार्बोकेटायन, ये जो G ग्रुप है, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेशन रखेगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। के बाद ये Br- अटैक करता है, यही से हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ से ही आपके पास न्यूक्लियोफाइल आकर सब्स्टिट्यूट करेगा। देखो H ग्रुप, ये OH ग्रुप निकलता है, OH ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू निकलता है, न्यूक्लियोफाइल अब आकर सब्स्टिट्यूट कर रहा है OH को, और OH को अगर ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो ये जो स्टेबल जितना ज्यादा होगा, ये बन चुका है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना है तो इसकी स्टेबिलिटी ही डिसाइड करेगी कि रेट कितना फास्ट होगा। रेट फास्ट तब होगा जब ये स्टेबल होगा, ये जब स्टेबल होगा। अब ये स्टेबल कब होगा, जब ये जो G ग्रुप है, ये G ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और वहीं अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा तो कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होगा। तो ओवरऑल रेट देखें, अगर रेट ऑफ HBr न्यूक्लियोफिलिक अटैक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये साइड वाले ही चेक करने हैं, ये साइड वाले ग्रुप, यहाँ तो कोई ग्रुप है नहीं बेंजिल अल्कोहल में। अब ये OCH3 ग्रुप जो है ये लोन पेयर, इसके ये मीजोमेरिक +M इफेक्ट दिखाएगा, तो थर्ड वाला तो सबसे ज्यादा, NO2- M है, ये लीस्ट होगा, ये लीस्ट होगा, और Br-I की वजह से विथड्रॉ करता है। तो ओवरऑल विथड्रॉइंग तो लास्ट में आएंगे, और उसके बाद आ जाएगा थर्ड के बाद फर्स्ट के बाद ये -I वाला, और स्ट्रॉन्गेस्ट जो विथड्रॉ कर रहा है वो लास्ट में आएगा जो कि है NO2, ये रहा सेकेंड। 3 1 4 2 ये ऑर्डर होगा, 3 1 4 2, बाकी आपका पहले ही से ही आंसर आ जाता, चाहे आपको -I या -M का ऑर्डर ना भी पता, ये ऑर्डर होगा। और ऐसे मैकेनिज्म से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है।
अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपके पास है एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ये आपके पास ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एरोमेटिसिटी का नहीं, सिंपली कार्बन नंबर देखने हैं बेंजीन रिंग की रिजिडिटी के बेसिस पे। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, 3 मेंबर की रिंग है और इसमें तो और ज्यादा रिजिडिटी बढ़ गई। 3 मेंबर की रिंग, ना कोई कैटायन है और इसमें sp2 होने की वजह से रिजिडिटी इंक्रीज हो गई। और बाकी यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं जैसे जैसे रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है और वो स्टेबल होती जाती है, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। और ये जो फोर्थ में आप देख रहे हैं 6 मेंबर की रिंग, ये तो अपनी साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ये फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर ये 5 मेंबर रिंग की 5 मेंबर रिंग, उसके बाद 3 मेंबर रिंग, फिर उसके बाद जो रिजिड आ चुकी है 3 मेंबर रिंग में भी बॉन्ड लगा दिया, वो और स्ट्रेन सिस्टम बन गया। तो 4 ये वाला, ये फोर्थ, फिर थर्ड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये ऑर्डर हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का, डिक्रीजिंग 4 3 1 2 4 3 1 2, ये रहा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये IUPAC नेमिंग का है और ये बाईसाइक्लो कंपाउंड। ऑप्शंस में देखोगे पहले स्पायरो दे रखा है। स्पायरो कंपाउंड कैसे होते, ये जो रिंग होती ऐसे एक कार्बन सेंटर से, ये अगर बीच में एक कार्बन sp3 होता, ये सिस्टम होते हैं स्पायरो। लेकिन अगर ये वाला आपके पास 2 कार्बन एटम से ज्वाइन है तो ये सिस्टम कहलाते हैं अब बाईसाइक्लो, ये वाले सिस्टम कहलाएंगे बाईसाइक्लो। क्यों? क्योंकि 2 अटैचमेंट है और ये 2 साइकिल्स नजर आएंगी, 2 साइकिल नजर आएंगी। बाईसाइक्लो भी हो सकते हैं, ट्राईसाइक्लो भी हो सकते हैं। ट्राईसाइक्लो कैसे, जैसे कि अगर इसमें ये ग्रुप ऐसा भी होता, ऐसा भी होता और एक और ग्रुप भी ऐसे लगा सकते थे, कैसे भी आप अटैचमेंट कर सकते थे। तो इसमें एक ग्रुप जो है ये मान लीजिए ऐसा आता, एक ऐसा आता और ऊपर आपको ऐसा ग्रुप दे देता। ये वाला भी साइक्लो मतलब बाईसाइक्लो नहीं होता, अब इसमें 3 साइकिल्स हैं। तो इसके साथ साथ हम इसका भी एग्जाम्पल देख लेंगे। तो इन जनरल इसके अलावा भी आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड आते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो करना क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स देखी, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो। ब्रैकेट में ये बीच में जो कार्बन है उसको लास्ट में लेना है। सबसे पहले साइड में यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, तो एक लिखो, ये एक्स्ट्रा कार्बन एक लिखो। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए बीच में कोई एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है, ये 0 है, ये 0 हो जाएगा। फिर जितने कार्बन एटम है उसकी आपको लिख देनी है। यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेन हो जाएगा। ये बस इसका नोमेनक्लेचर हो गया। इतनी आसानी से आप बाईसाइक्लो का कर सकते हो, स्पायरो होंगे नहीं, बाईसाइक्लो लास्ट में लिखते हो सेंटर वाले का तो 110 होगा और ब्यूटेन होगा। सिमिलरली अगर यहाँ आपको नेमिंग करनी होती तो ये ट्राईसाइक्लो है, ये ट्राईसाइक्लो कंपाउंड होता। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते, जो ज्यादा कार्बन एटम है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फिर 2 लिखते, फिर 2 लिखते, यहाँ पे 1 है, फिर 1 लिखते, बीच में 0 है, ये ट्राईसाइक्लो। फिर उसके बाद 0 आ जाता और ये कॉमा भी नहीं लेना है आपको, डॉट लेना है, 2 2 1 0। फिर इसके टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा हेप्टेन। ऐसे नेमिंग करनी होती है। बीच में इसी में ही कार्बन एक एक्स्ट्रा आ जाता, मान लीजिए ये सिंगल रिंग की जगह ऐसे दी होती, उस केस में फिर 0 की जगह यहाँ 1 हो जाता, हेप्टेन की जगह ऑक्टेन हो जाता। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पे बी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन है, कैसे नेमिंग करनी होती है। और स्पायरो कंपाउंड्स इस तरीके के नजर आते हैं और बाईसाइक्लो बीच में रिजिड सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, यहाँ पे आपको बताना है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। फिनॉल बेंजिलिक, सभी के स्ट्रक्चर्स देखने पड़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले फिनॉल बेंजीन रिंग OH ग्रुप, बी ऑप्शन में बेंजिल एल्कोहल,
CH2OH। सी ऑप्शन में है साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब साइक्लोहेक्सेन रिंग बनाना है और इसी में OH लगा हुआ है। लास्ट डी ऑप्शन में है मेटाक्लोरोफिनॉल। फिनॉल बनाओ और मेटा पे क्लोरो ग्रुप लगा दो और मोस्ट एसिडिक बताना है तो OH भी इसकी एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। OH का H+ हटाओ, हर जगह H+ हटाओ, कॉन्जुगेट बेस बन गया। स्टेबिलिटी कहाँ सबसे ज्यादा होगी? ये नेगेटिव चार्ज रिंग में डीलोकलाइज्ड। इसके साथ साथ बाकी जो क्लोरो पोजीशन है, क्लोरो पोजीशन पे ये जो पूरी की पूरी रिंग है, ये रिंग तो प्लस आई इफेक्ट लगाएगी और नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल कर देगी। ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। इनसे आंसर आपका डायरेक्टली नहीं आएगा। क्लोरो वाले से ये क्लोरी मेटा पे है, सिर्फ -I लगेगा और यही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। मोस्ट एसिडिक होगा मेटाक्लोरोफिनॉल वाला केस, मेटाक्लोरोफिनॉल वाला केस। अगले केस में अब यहाँ पे ही आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ पूछी है और लीस्ट बेसिक। अब बेसिसिटी यहाँ नाइट्रोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी क्योंकि उसी में ही लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसी में ही लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ए ऑप्शन में ये पूरा ओपन करके देखोगे, सिस्टम ओपन करके देखेंगे तो CH2 के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, CH2 और ये NH2। फिर बी ऑप्शन में CH2 2 बार है और उसके बाद NH है, फिर है CH2 और CH3। सी ऑप्शन में NH, ये बेंजीन रिंग बनानी है, फिर NO2 ग्रुप लगाना है। ये वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर्स तो डीलोकलाइज्ड होंगे, तो फिर यही काउंट होंगे कुछ लेस बेसिक स्ट्रेंथ में। और सिमिलरली लास्ट वाले केस में ये बेंजीन रिंग बना दो और साइड में CH3। एक सिंपल लाइन का मतलब है कि यहाँ CH3 होगा और यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ बेंजीन रिंग ही अटैच्ड है। अब इन सभी में आपको पूछा था कि लीस्ट बेसिक कौन सा होगा। देखो ये वाले नाइट्रोजन तो लोकलाइज्ड, ये तो लोकलाइज्ड है तो ये तो हाई बेसिसिटी की तरफ आएंगे। ये दोनों ही तरफ डीलोकलाइज्ड, ये दोनों ही डीलोकलाइज्ड है, दोनों ही तरफ इनके बेंजीन रिंग है, तो ये तो लीस्ट बेसिक आएंगे। और उसमें से भी ये NO2 -M लगा के और इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा। अगर हमें पूछा था कि बेसिसिटी का डिक्रीज मतलब सबसे लेस वाली पूछी हुई है, सबसे लीस्ट C वाली होगी, फिर D वाली, उनके बाद लोकलाइज्ड वाले केस में इस नाइट्रोजन पे दो साइड से ये CH3 ग्रुप आ रहे हैं और इसमें एक ही साइड से पूरा बल्क आएगा। तो ओवरऑल जो डिफरेंट साइड से ग्रुप्स आ रहे हैं उनका ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, हाईएस्ट हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, फिर आ जाएगा ए। लेकिन हमें बात करनी थी कि कौन सा मोस्ट होगा, कौन सा लीस्ट बेसिक होगा, वो हो जाएगा NO2 वाला जिसमें डीलोकलाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये लीस्ट बेसिक होगा। अब यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। तो इसमें भी हमने अलग अलग एप्लीकेशन वाले पार्ट से, हाइपर कंजुगेशन से, मीजोमेरिक इफेक्ट से, इंडक्टिव से, एरोमेटिसिटी से, एप्लीकेशन वाले पार्ट जिसमें एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, उसके साथ साथ कुछ हमने टेस्ट वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। एप्लीकेशन वाले पार्ट है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा आपसे पूछी जाती है। कोई भी PYQ आप उठा करके अगर देखते हैं, जैसे कि ट्रेंड्स हैं, आप देख सकते हो किस पेपर का ये क्वेश्चन है, किस ईयर का ये क्वेश्चन है, उस ट्रेंड से ही आपको एनालिसिस हो जाएगा कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है। और ये ट्रेंड लगभग सेम ही देखने के लिए मिल रहे हैं हर एक पेपर में। तो एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यूपी बीजीटी का ही पेपर देख लोगे तो PYQs के सेशन उठाएंगे, हर एक पेपर में आगे बढ़ते जाओगे, एक क्वेश्चन अगले पेपर में एज इट इज रिपीट होता है। उसी तरीके से यूपी GIC में भी जितने क्वेश्चंस हमने किए आपको एज इट इज क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो अब इसके बाद हम एक और किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।